अंग्रेजों ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया। सांप्रदायिक प्रश्न को सुलझाने के लिए उन्होंने जिन प्रतिनिधियों को चुना था वे समय समय पर दिल्ली में मिलते रहे और किसी समझौते पर पहुंचने में असफल रहे। गांधी जी और अन्य नेता जेल में ही रहे। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने जो चेतावनी दी थी और जिसे उन्होंने मार्च में राज्य सचिव को लिखे अपने पत्र में दोहराया था, वो निश्चित रूप से सरकार के मन में गहराई से समाहित थी। आपको याद होगा कि अगर हम दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का फैसला करते हैं तो गांधी जी ने आपको धमकी दी थी। राज्य सचिव ने 22 जुलाई 1932 को वायसराय को भेजे अपने निजी और व्यक्तिगत तार में लिखा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी योजना उनकी अपेक्षा से आधी ही बुरी है। फिर भी मुझे लगता है कि यह संभव है कि वह अपनी धमकी को अंजाम दे और मुझे लगता है कि इस स्थिति में क्या करना है ये पहले से ही तय कर लेना अच्छा होगा। मुझे ये जानकर खुशी होगी कि आप और साइक्स क्या सोचते हैं और मुझे लगता है कि हम दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर जनता की राय को पर्याप्त रूप से जागरूक कर सकते हैं ताकि अगर वो इस कारण से ऐसा करते हैं तो भारत के बाहर उनके इस कदम के शर्मनाक परिणाम न हो। फाइलों में वायसराय, राज्यपालों, गृह विभाग और राज्य सचिव को गांधी जी से निपटने के विभिन्न तरीकों पर विचार करते हुए दिखाया गया है। और फिर भी जब उपवास का समय आ गया था और प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड गांधी जी के पत्र का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की? मुझे आपका पत्र मिला है, उन्होंने शुरू किया, बहुत आश्चर्य के साथ और साथ ही बहुत सच्चे अफसोस के साथ। अफसोस उतना ही सच्चा था जितना कि आश्चर्य। रिवार्ड नहीं, अवार्ड। खैर, अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस अवार्ड के दो स्पष्ट उद्देश्य थे। राष्ट्रीय आंदोलन को विफल करने में अंग्रेजों का साथ देने वालों को पुरस्कृत करना और भारतीय समाज में इस हद तक विभाजन को बढ़ाना कि राष्ट्रीय आंदोलन अनिश्चित काल के लिए बिखर जाए। पहला, इस अवार्ड ने मतदाताओं को पूरी तरह से विभाजित कर दिया। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना था, बेशक। यूरोपीय लोगों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना था। सिखों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना था। एंग्लो इंडियन के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होना था। मराठों के लिए सीटें आरक्षित होनी थी। मजदूरों के लिए सीटें आरक्षित होनी थी। वाणिज्य और उद्योग के लिए सीटें आरक्षित होनी थी। खनन और बागान के लिए सीटें आरक्षित होनी थी। भूस्वामियों के लिए सीटें आरक्षित होनी थी। विश्वविद्यालयों के लिए सीटें आरक्षित होनी थी। और बेशक दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होना था। यहाँ एक बिल्कुल नया द्वंद्व था जिसे इस आरोप से बचने के लिए पेश किया गया था कि सरकार हिंदू समाज को विभाजित कर रही है। पंचाट में ये प्रावधान था कि हरिजन सामान्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे और साथ ही उनका अपना एक अलग निर्वाचक मंडल भी होगा। दूसरे शब्दों में उनके पास दो वोट होंगे। वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों में से एक को चुनने के लिए सामान्य निर्वाचक मंडल में वोट देंगे और इसके अलावा वे केवल दलित वर्गों के बीच से ही उम्मीदवारों को चुनने के लिए दलित वर्गों के एक निर्वाचक मंडल में वोट देंगे। यहाँ महत्वपूर्ण उपाय निर्वाचक मंडल का पृथक्करण था क्योंकि इन जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी। प्रांतीय विधानमंडलों की कुल 1600 सीटों में से पंचाट केवल प्रांतीय विधानमंडलों से संबंधित था, इस आधार पर कि भारतीय राज्यों को दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व की सीमा अभी भी विचाराधीन थी। केवल 78 सीटें थीं। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह उपाय अंग्रेजों का एक प्रमुख साधन था, इसने मुसलमानों के मामले में। लेकिन यह वो तरीका भी था जिससे अंग्रेजों के साथ काम करने वाले लोगों का प्रभाव, जिनमें अंबेडकर अग्रणी प्रकाश थे, आबादी के एक बड़े हिस्से पर मजबूत हो जाता। क्योंकि उनकी राजनीति बिल्कुल अलगाववादी थी। एक बार मतदाता अलग हो गए तो समूह की राजनीति हमेशा अलगाव के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इस मामले में पंचाट का उद्देश्य उन नेताओं को पुरस्कृत करना था जो अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे और उस समूह की राजनीति को इन नेताओं की राजनीति की दिशा में और आगे बढ़ाना था। मुसलमानों के मामले में पंचाट और भी आगे बढ़ गया। इसने सीटों का ऐसा बंटवारा तय किया जो देश के बंटवारे की प्रस्तावना बन गया और पंजाब और बंगाल उन्हें दे दिए गए। पुरस्कार नहीं, इसके भविष्य सूचक आलोचकों ने कहा। ब्रिटिश गवर्नरों ने वायसराय को पुरस्कार के स्वागत के तरीके के बारे में जो गुप्त रिपोर्टें भेजी, उनसे पता चलता है कि इस वरदान का मुस्लिम नेतृत्व पर अच्छा और सच्चा असर हुआ। लेकिन रिपोर्टें एक और बात भी दर्शाती हैं। दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने 22 अगस्त को अपने एक्सप्रेस और गुप्त पत्र में बताया कि मुसलमान वास्तव में काफी संतुष्ट है, लेकिन रणनीति के तहत कुछ बिंदुओं पर असंतोष व्यक्त करते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के मुख्य आयुक्त ने उसी दिन तार द्वारा सूचना दी। मुस्लिम समुदाय इसे संतोषजनक मानता है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों का सारांश देते हुए भारत सरकार ने 22 तारीख को ही राज्य सचिव को तार द्वारा सूचित किया
पुरस्कार पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया का पूरी तरह से प्रेस से आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से खुद को संतुष्ट घोषित करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब के मुसलमान खुश हैं और बंगाल के मुसलमान हालांकि विरोध कर रहे हैं और कुछ हद तक निराश भी हैं। धीरे धीरे उन्हें प्राप्त ठोस लाभों का एहसास होने की संभावना है। जिन प्रांतों में हिंदू बहुसंख्यक है, वहां के मुसलमान आमतौर पर संतुष्ट दिखाई देते हैं। 23 तारीख को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से भी इसकी पुष्टि हुई। वहां की सरकार ने बताया, सांप्रदायिक पुरस्कार को आमतौर पर मुसलमानों ने अच्छी तरह स्वीकार किया है। 24 तारीख को सरकार को संयुक्त प्रांत की सरकार से भी यही संदेश मिला। मुसलमान आमतौर पर निजी तौर पर संतुष्टि व्यक्त करते हैं, हालांकि सार्वजनिक रूप से कुछ विरोध भी जताते हैं। संयुक्त प्रांत के गवर्नर ने एक अलग हस्तलिखित अति गोपनीय मूल्यांकन में, जो केवल वायसराय के लिए था, लिखा, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रेस में हमें पंचाट के बारे में वास्तविक भावनाओं का सही प्रतिबिंब नहीं मिला है। मुसलमानों द्वारा व्यक्त असंतोष अवास्तविक है। उदाहरण के लिए, सर मोहम्मद इकबाल के मित्रों ने मुझे बताया है कि उनका विरोध केवल औपचारिक है, वे वास्तव में बहुत प्रसन्न है। अधिकांश प्रेस हिंदू है और असंतोष व्यक्त करने के लिए बाध्य है। शब्द अस्पष्ट पंचाट के एक बड़े हिस्से को पहले ही खारिज कर दिया गया था। हालांकि असली आपत्ति पंजाब आदि में मुसलमानों को दी गई स्थिति में नहीं है, बल्कि इस भावना में है कि हमने एक मैकियावेली चाल और अपने अफसरों के कुशल उपयोग से लोगों को इतना विभाजित कर दिया है कि राष्ट्रीय और यूरोपीय विरोधी भावनाओं की लहर हमेशा टूट जाएगी। उसी दिन 25 अगस्त को बंगाल सरकार ने अपने तार में कहा, A.K. फजल उल हक और विधानसभा के कई सदस्यों सहित 30 प्रमुख मुसलमानों द्वारा जारी बयान पंचाट को एक अलग अग्रिम मानते हैं और इससे संतुष्ट हैं, हालांकि वे पूरी परिषद में वैधानिक बहुमत की मांग करते हैं। कांग्रेस समर्थक लेकिन बंगाल में महत्वहीन कुछ मुसलमान संयुक्त निर्वाचिका की मांग करते हैं। मुसलमानों की आम राय ये है कि मुसलमान संतुष्ट हैं, लेकिन वे वैधानिक बहुमत की मांग को जारी रखने के लिए दृढ़ है, क्योंकि यह मांग स्वयं टिकाऊ होने के बजाय हिंदुओं की मांगों के प्रतिकार के रूप में ज्यादा है। अगले दिन पंजाब ने भी यही खबर दी। 26 तारीख को भारत सरकार ने राज्य सचिव को भेजे अपने तार में कहा, सभी प्रांतों में मुसलमान निजी तौर पर संतुष्ट हैं, हालांकि हिंदुओं की मांगों के विरोध में वे सार्वजनिक रूप से कुछ विरोध भी जता रहे हैं। उदाहरण के लिए, बंगाल में वे पूरी परिषद में वैधानिक बहुमत की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन इस बात पर निराशा व्यक्त करता है कि पंजाब और बंगाल में वैधानिक बहुमत के संबंध में पंचाट में मुसलमानों की मांगे पूरी नहीं हुई है। कुछ प्रांतों में कम महत्व दिया गया है और सीमांत प्रांत में गैर मुसलमानों को अनुचित महत्व दिया गया है। ये पैटर्न अन्य क्षेत्रों में भी उतना ही लागू रहा। 31 अगस्त को मद्रास सरकार ने लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रेसिडेंसी के मुसलमान सामान्यतः पंचाट से संतुष्ट हैं और उन्होंने जो भी असंतोष व्यक्त किया है वह दृढ़ विश्वास से नहीं बल्कि नीतिगत कारणों से है। मध्य प्रांत की सरकार ने 5 सितंबर 1932 को अपने अर्ध सरकारी पत्र में बताया, मुसलमान निश्चित रूप से प्रसन्न है, हालांकि इस प्रांत में उन्हें दिए गए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आरोप पर कुछ विरोध भी जताया गया है। संयुक्त प्रांत सरकार के मुख्य सचिव ने उसी दिन 5 सितंबर को लिखा, मुसलमान सामान्यतः पंचाट से संतुष्ट है, लेकिन उन्हें डर है कि अगर वे अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हैं तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि हिंदुओं को उन विवादों में ज्यादा फायदा होगा जिनका पंचाट में जिक्र नहीं किया गया है। उसी दिन दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने सरकार को सूचित किया, मेरा मानना है कि कुल मिलाकर जिम्मेदार मुसलमान इस पंचाट का स्वागत करते हैं, लेकिन जैसा कि सीआईडी के पुलिस अधीक्षक बताते हैं, मुसलमान तब तक ये कहने को तैयार नहीं होंगे कि वे संतुष्ट हैं जब तक उन्हें लगता रहेगा कि पंचाट में संशोधन की संभावना है। जमीयत के नेता बेशक पंचाट की निंदा करते हैं, लेकिन सभी उद्देश्यों के लिए उनके विचार कांग्रेस के विचारों के समान है, जैसा कि सर्वविदित है। 9 सितंबर को बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव ने लिखा, हिंदू बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदायों को मान्यता दिए जाने पर अफसोस जताते हैं और उनके लिए आगे बढ़कर महामहिम की सरकार पर जानबूझकर भारतीय राष्ट्र को टुकड़ों में विभाजित करने का आरोप लगाना आसान है ताकि सत्ता अपने हाथों में बनाए रखी जा सके और स्वशासन के आगमन को टाला जा सके। मुसलमान आमतौर पर संतुष्ट हैं। सीवान में मुसलमानों की एक बैठक हुई जिसमें पंचाट की निंदा की गई, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया और बाद में अध्यक्षता करने वाले सज्जन ने बैठक को स्वीकार किया। केवल राजनयिक आधार पर आयोजित किया गया था। 9 सितंबर को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की सरकार ने पहले तार द्वारा भेजे गए अपने आकलन को दोहराया और टिप्पणी की,
सांप्रदायिक पंचाट को मुसलमान समुदाय ने आमतौर पर अच्छी तरह से स्वीकार किया है और इसकी जो भी आलोचना की गई है उसका उद्देश्य प्रांत के बाहर सिखों और हिंदुओं द्वारा उनके समुदाय को दिए गए प्रतिनिधित्व में अनुचित व्यवहार के आरोपों का प्रतिकार करना है। 16 सितंबर को बंगाल सरकार के सुधार आयुक्त ने सांप्रदायिक पंचाट पर प्रतिक्रियाओं का एक विस्तृत आकलन भेजा। उन्होंने दार्जिलिंग से लिखा, मोहम्मदों की राय को शीघ्र ही संतुष्ट कहा जा सकता है। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश मामलों में मुसलमान वास्तव में संतुष्ट से कहीं अधिक है। हालांकि वे इस आधार पर निर्णय पर हमला करके अपनी संतुष्टि को छिपाने का प्रयास कर सकते हैं कि इसने उन्हें पूरी परिषद में वैधानिक बहुमत नहीं दिया है। कलकत्ता और मुफस्सल में इस निर्णय पर योग्य संतुष्टि व्यक्त करने के लिए कई बैठकें हुई है। बहुत कम मामलों में ही पूर्ण संतुष्टि खुले तौर पर व्यक्त की गई है और यह उम्मीद की जाती है कि मुसलमान समुदाय आमतौर पर वैधानिक बहुमत की कमी का विरोध करता रहेगा, इसलिए नहीं कि उन्हें लगता है कि वैधानिक बहुमत वास्तव में उचित है, बल्कि इसलिए कि उनका मानना है कि इस शिकायत को प्रकट करने से हिंदुओं द्वारा निर्णय को वापस लेने या संशोधित करने की मांग कम हो जाएगी। 17 इसलिए सभी साक्ष्यों के आधार पर एक लक्षित समूह ने सरकार द्वारा दिए गए इनाम को देखा था। उसने रणनीतिक कारणों से अपनी संतुष्टि को सार्वजनिक न होने देना ही समझदारी समझा था और स्वामी ब्रिटिश शासक इस सावधानी को हमेशा समझते थे। गांधी जी की दूरदर्शिता। गांधी जी ने 17 अगस्त को पुरस्कार और उसके लिए जेल की सजाओं की खबर सुनी। वे इस पर गहरी नींद सो गए। 18 अगस्त को उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड को पत्र लिखा और कहा कि यदि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं को रद्द नहीं किया गया तो वे 20 सितंबर 1932 को दोपहर से आमरण अनशन शुरू करेंगे। गांधी जी ने उन कई मौकों को याद किया जब उन्होंने सरकार को आगाह किया था कि हिंदू समाज को विभाजित करने की उसकी योजना का अपने प्राणों की आहुति देकर विरोध करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। गांधी जी ने प्रधानमंत्री से कहा, मुझे अपने निर्णय पर खेद है, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते जो मैं स्वयं को मानता हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। 26 अगस्त को बम्बई के कारागार महानिरीक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल ई डॉयल ने गांधी जी से मुलाकात की। उनका उद्देश्य यह आकलन करना था कि गांधी जी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कितने दृढ़ हैं। उन्होंने बताया कि गांधी जी पूरी तरह से और अपनी सामान्य शांति के साथ तब तक आमरण अनशन करने के लिए दृढ़ हैं जब तक कि 20 सितंबर से पहले दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका वापस नहीं ले ली जाती। डॉयल ने बताया कि गांधी जी ने उनसे कहा था कि उन्होंने बहुत ध्यान से उन शब्दों का अध्ययन किया और उन्हें चुना था क्योंकि उनका उनमें से प्रत्येक का अर्थ था। गांधी जी ने उन्हें विभिन्न अवसरों के बारे में बताया जब उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को आगाह किया था कि अगर वे अपनी योजना पर आगे बढ़े तो उन्हें क्या करना होगा। गोलमेज सम्मेलन के खुले सत्र में बयान, प्रधानमंत्री के साथ निजी बातचीत, प्रधानमंत्री को निजी नोट, राज्य सचिव को पत्र। यही वो तर्क था जिसे ब्रिटिश सरकार आगे बढ़ा रही थी। पंचाट ने दलित वर्गों के लिए केवल 20 वर्षों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रदान की थी। उस अवधि के अंत में दोनों पक्ष उन्हें समाप्त कर सकते थे क्योंकि सरकार ने पंचाट की घोषणा के मूल पाठ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि पंचाट के कानून बनने से पहले भारतीय पक्ष किसी अन्य योजना पर सहमति बना लेते हैं तो सरकार अपनी योजना के बजाय उस योजना को अपनाएगी। गांधी जी ने कारागार महानिरीक्षक से कहा कि इस तर्क का कोई भी पक्षकार इसमें शामिल नहीं था। सबसे पहले पंचाट के कारण दलित वर्ग 20 वर्षों के लिए शेष हिंदू समाज से अलग हो गया था। गांधी जी ने अपनी चिरपरिचित सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ पूछा, एक बार विधानमंडल अस्तित्व में आ जाए तो इस विभाजन को कौन बदल सकता है। फिर वायसराय और उनके लोगों को प्राप्त होने वाली गोपनीय रिपोर्टों ने गांधी जी की आशंकाओं की पुष्टि की। रिपोर्टों से पता चला कि पंचाट का एक प्रभाव ये होगा कि भारतीयों के बीच भविष्य में कोई भी समझौता करना और भी कठिन हो जाएगा। एक ऐसा परिणाम जो निश्चित रूप से अंग्रेजों की उस गणना से बहुत दूर नहीं हो सकता था जब उन्होंने पंचाट की घोषणा की थी। कारण स्पष्ट था, पंचाट अब मंच बन जाएगा। कोई भी उस पुरस्कार को नहीं छोड़ेगा जो उसे मिला है और उसी को आधार बनाकर और अधिक की मांग करेगा। बम्बई में सरकार के सुधार आयुक्त ने 10 सितंबर को एक गोपनीय पत्र में बताया कि कांग्रेसी अन्य बातों के अलावा इस आधार पर पुरस्कार का विरोध कर रहे थे कि प्रस्तावित योजना के स्थान पर सभी समुदायों द्वारा सहमत एक योजना लाने का प्रस्ताव पूरी तरह से भ्रामक है। जिन समुदायों को पुरस्कार के परिणामस्वरूप लाभ हुआ होगा उनके अन्य समुदायों के साथ सहमत होने की संभावना नहीं है। पंजाब और बंगाल से प्राप्त रिपोर्टों में आश्वस्त करने वाले आकलन थे कि मुसलमानों आदि की स्थिति पहले से ही कठोर हो रही थी।
14 सितंबर के अपने गोपनीय पत्र में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने लिखा, मुस्लिम जनमत मुख्यतः पंचाट का पालन करने और ऐसी किसी भी बातचीत का विरोध करने के दृढ़ संकल्प में परिवर्तित हो गया है जो पंचाट द्वारा उन्हें दिए गए ठोस लाभों को कम कर सकती है। 16 सितंबर को बंगाल सरकार के सुधार आयुक्त ने एक अन्य गोपनीय पत्र में लिखा कि ऐसे अन्य संकेत भी हैं कि मुसलमान अपनी जीती हुई स्थिति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कुछ अफवाहें फैली हैं कि हिंदू और मुसलमान नेता सांप्रदायिक समानता यानी 50-50 के आधार पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये अफवाहें भले ही निराधार हो, एक मुसलमान अखबार ने ऐसे प्रस्तावों का समर्थन करने वाले मुसलमान नेताओं को देशद्रोही करार दिया। ये बेहद असंभव लगता है कि मुसलमान अपने लिए आवंटित कोटे में से एक भी सीट देने को तैयार होंगे। वास्तव में ऐसे संकेत हैं कि मुसलमान नेता उन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे जिन्हें वे अब तक कमोबेश अपने लिए बंद मानते रहे हैं। उदाहरण के लिए जमींदार और व्यावसायिक सीटें। कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं और यह अफवाह है कि कई मुस्लिम कर्मचारी संगठन ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समुदाय बंगाल में श्रमिकों के लिए आवंटित 8 सीटों में से कम आधी सीटों पर कब्जा कर सके। और एक और बात थी जिस पर गांधी जी लगातार जोर देते रहे थे, जिसे अंग्रेज बड़ी मेहनत से गलत तरीके से पेश कर रहे थे, वह झूठ था जिस पर अंग्रेजों और उनके साथियों ने अपना पूरा मामला गढ़ा था। जैसा कि डॉयल ने बताया, गांधी जी ने उनसे कहा, दलित वर्गों को अलग निर्वाचिकाएं दी गई थी, जबकि एक वर्ग के रूप में वे उन्हें नहीं चाहते थे। एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक महारों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अलग निर्वाचिकाओं की मांग की, लेकिन वे समग्र रूप से दलित वर्गों की ओर से बोलने के हकदार नहीं थे, जिन्होंने संयुक्त प्रांत, बंगाल और अन्य जगहों पर निश्चित रूप से संयुक्त निर्वाचिकाओं की घोषणा की थी। फिर सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि गांधी जी हमारे लोगों की स्थिति को कितनी सटीकता से जानते थे, क्योंकि वायसराय और उनकी सरकार को गवर्नरों से जो गुप्त नोट मिल रहे थे उनसे भी यही बात पता चलती थी, यानी दलित वर्गों में पृथक निर्वाचिका के लिए कोई व्यापक इच्छा तो दूर, इस प्रश्न के बारे में उनमें प्राथमिक जागरूकता भी नहीं थी। वास्तव में उन्हें शायद ही पता था कि उनकी मुक्ति के लिए एक पंचाट की घोषणा की गई थी। 23 अगस्त को वायसराय ने निजी और व्यक्तिगत तार में राज्य सचिव को बताया, हम मानते हैं कि बाद में महामहिम की सरकार को दलित वर्गों के वास्तविक विचारों पर अपना मन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन हमारी राय में उन्हें इस मामले में कोई पहल नहीं करनी चाहिए। एक सप्ताह बाद 30 अगस्त को मध्य प्रांत के गवर्नर ए नेल्सन ने वायसराय को एक गोपनीय पत्र में लिखा, अब दलित वर्गों की बात करें तो उनमें से अधिकांश पिछड़े और अशिक्षित हैं और संयुक्त बनाम पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पर कोई राय देने में असमर्थ है। नहीं वे ये समझते हैं कि हिंदू धर्म के विघटन का क्या अर्थ है। दलित वर्गों की ऐसी राय लगभग आधा दर्जन नेताओं की राय पर आधारित है, जो या तो डॉक्टर अंबेडकर या श्री राजा के अनुयायी है। उनके पास कोई निश्चित विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी निष्ठा इन दोनों सज्जनों में से एक से दूसरे में स्थानांतरित कर दी है। इसलिए सांप्रदायिक पंचाट पर दलित वर्गों की वास्तविक भावना का पता लगाना कठिन है। विधान परिषद में हाल ही में हुई बहस में दलित वर्ग के एक सदस्य ने पंचाट के खिलाफ और एक ने पक्ष में बात की। मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से अधिकांश पंचाट से खुश हैं, जिसके द्वारा वे अपने स्वयं के नामांकित व्यक्ति खड़े कर सकते हैं और उन्हें दिए गए दोहरे वोट के मूल्य की सराहना करते हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, संयुक्त निर्वाचक मंडल संयुक्त राष्ट्रवादी आदर्श के आकर्षण में नहीं बल्कि ज्यादा सीटों के लालच में फंस गए। अगले दिन 31 अगस्त को बिहार और ओडिशा के राज्यपाल ने वायसराय को एक अति गोपनीय आकलन भेजा। उनके शब्दों को गांधी जी द्वारा शुरू से ही कही जा रही बातों और सरकार द्वारा इतनी लगन से नकारे जा रहे विचारों का विस्तार माना जा सकता है। ये भविष्यवाणी करना कठिन है कि दलित वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वे इस प्रांत में पूरी तरह से असंगठित है। कुछ स्थानों को छोड़कर जहां लोथियन योजना के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने के प्रयोग चल रहे हैं, बहुसंख्यक वर्ग को ये पता ही नहीं है कि उन्हें मताधिकार मिलेगा भी या नहीं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल की पेशकश की जा रही है। ये ज्ञान तभी होगा जब वास्तविक मतदाता सूची तैयार की जा रही होगी। सवर्ण हिंदुओं की ओर से अनुनय विनय और धमकी के बल पर वे महात्मा गांधी की मृत्यु की जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने मताधिकार का त्याग करने को तैयार हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि वे वर्तमान में बिहार और ओडिशा में वर्ग चेतन नहीं है, जैसा कि वे भारत के अन्य हिस्सों में है। कुछ दिनों बाद जब पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए और वायसराय ने प्रांतों से यह रिपोर्ट देने को कहा कि सरकारी पंचाट के स्थान पर इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इस मुद्दे का फिर से उल्लेख हुआ।
25 सितंबर के अपने तार में बिहार और ओडिशा सरकार ने कहा, स्थानीय सरकार के पास ये सलाह देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अभी प्राप्त समझौते की शर्तें स्वीकार्य हैं या नहीं, और जहां तक दलित वर्गों का संबंध है, यहाँ पृथक निर्वाचिका के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है और समझौते को उनकी स्वीकृति मानी जा सकती है। 16 सितंबर को मद्रास सरकार ने गृह सचिव MG हेलेट को अपने गोपनीय पत्र के माध्यम से सूचित किया। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि दलित वर्ग के लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। संभवतः अधिकांश लोगों ने अभी तक इसके बारे में सुना भी नहीं है और उनमें से बहुत कम लोग इसके पूरे निहितार्थ को समझ पा रहे हैं। मद्रास के नेता सतर्क और प्रतीक्षाशील रवैया अपना रहे हैं और तब तक कोई कदम नहीं उठाने के इच्छुक हैं जब तक कि वे डॉक्टर अंबेडकर के मन की बात नहीं सुन लेते। मद्रास सरकार के मुख्य सचिव ने 23 सितंबर के अपने आकलन में इसी बात को दोहराया। ये समझना होगा, उन्होंने लिखा, कि इस प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों का बहुमत मुख्यतः अशिक्षित और असंगठित होने के कारण राजनीतिक घटनाओं की प्रवृत्ति के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानता। उन्हें जो बताया जाता है उसे बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझता और आमतौर पर अपने तात्कालिक क्षेत्र के बाहर क्या हो रहा है इसके प्रति उदासीन रहता है। कुल मिलाकर हवा में बातें तो बहुत होती है, लेकिन कार्रवाई बहुत कम होती है और दलित वर्ग की राय संभवतः अंबेडकर द्वारा अपनाई गई दिशा का अनुसरण करेगी, जिन्हें बहुत समर्थन प्राप्त है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 16 सितंबर को बंगाल सरकार के सुधार आयुक्त ने भी एक गोपनीय और विस्तृत आकलन भेजा। उन्होंने बताया कि मुसलमान वास्तव में पंचायत द्वारा उन्हें दिए गए लाभों से कितने संतुष्ट थे, कैसे रणनीतिक कारणों से वे शर्तों को लेकर औपचारिक विरोध करने की योजना बना रहे थे और पंचायत के बाद उनकी स्थिति इतनी कठोर हो गई थी कि वे ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थे जो पंचायत द्वारा उन्हें दिए गए अतिरिक्त लाभों को छीन लेता। दलित वर्गों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, बंगाल के दलित वर्ग या अनुसूचित वर्ग मुसलमानों जैसी ही स्थिति में है। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में, जहां उनके मान्यता प्राप्त नेता मौजूद थे, शिकायत की है कि उन्हें आवंटित सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। अनुसूचित जातियों ने अतिरिक्त सीटों की मांग मुख्यतः इसलिए की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंचायत में उन्हें आवंटित 10 सीटें पृथक निर्वाचिका द्वारा उन्हें सुनिश्चित की जाएं। क्या ये आंतरिक और गोपनीय अभिलेख उस समय के अंग्रेजों और निश्चित रूप से उनके सहयोगियों के इस दावे की पुष्टि करते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाएं जारी करके वे समुदाय की एक व्यापक और लंबे समय से चली आ रही मांग का जवाब दे रहे थे? या क्या ये अभिलेख उस बात की पुष्टि करते हैं जो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कही थी कि यह मांग सिर्फ एक सरकारी मनगढ़ंत कहानी थी? क्या ये अभिलेख उस बात की पुष्टि नहीं करते जो गांधी जी ने जेल महानिरीक्षक से कही थी जब वे ये जानने आए थे कि वे अपनी घोषणा को पूरा करने के अपने संकल्प में कितने गंभीर हैं, अर्थात ये कि दलित वर्गों को पृथक निर्वाचिकाएं दी गई थी, जबकि वास्तव में एक वर्ग के रूप में वे उनकी इच्छा नहीं रखते थे। सरकार का अप्रत्यक्ष प्रचार, लेकिन ये सब ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश नियंत्रित प्रेस द्वारा और सबसे जोरदार ढंग से अंबेडकर द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गृह विभाग ने सभी प्रांतीय सरकारों को एक गुप्त नोट भेजा। 27 अगस्त 1932 को इसे भेजते हुए विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार विशेष रूप से जिलों में त्वरित और सशक्त प्रति प्रचार को अत्यधिक महत्व देती है और विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि यह गांधी और महामहिम की सरकार के बीच का मामला नहीं है, बल्कि गांधी और दलित वर्गों के बीच का मामला है। यह नोट केवल अप्रत्यक्ष प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने जोर देकर कहा, यह आखिरी निर्देश एक हास्यास्पद परिणाम की ओर ले जाने वाला था। सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत, संयुक्त प्रांत में इसे प्राप्त करने वाले अधिकारी ने नोट पढ़ा। वो त्वरित और जोरदार प्रति प्रचार के आह्वान से प्रभावित हुआ, लेकिन इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया कि यह नोट केवल अप्रत्यक्ष प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे सीधे द स्टेट्समैन और अन्य अखबारों को सरकार के आधिकारिक बयान के रूप में जारी कर दिया। यह नोट विधिवत प्रकाशित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक केंद्र सरकार से कई बार माफी मांगी गई। नोट में प्रांतीय अधिकारियों से कहा गया था कि वे इस बात पर जोर दें कि सरकार ने पंचायत की घोषणा केवल इसलिए की थी क्योंकि भारतीय पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए थे और पंचायत की घोषणा ने ही संकेत दिया था कि भले ही पंचायत की घोषणा हो चुकी हो, अगर सभी संबंधित भारतीय पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो सरकार उस समझौते की शर्तों के अनुसार पंचायत को आसानी से लागू कर देगी। इस मामले से संबंधित शब्द स्वयं स्पष्ट है क्योंकि वे बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार की क्या योजना थी। यदि गांधी जी वास्तव में दलित वर्गों से संबंधित पंचायत के प्रावधानों को भूख हड़ताल का कारण बनाने का निर्णय लेते हैं
तो महामहिम सरकार इस कार्यवाही के संभावित परिणाम की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी। नोट में प्रांतीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस मामले का समाधान केवल भारतीयों के हाथों में होगा। मान लीजिए कि दलित वर्ग श्री गांधी के प्रति सहानुभूति के कारण या किसी अन्य कारण से सवर्ण हिंदुओं के साथ सहमति से कुछ क्षेत्रों में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को त्यागने का निर्णय लेते हैं, जिसे महामहिम सरकार उन्हें देने के लिए तैयार है, तो हिंदू पंचाट के इस विशेष प्रावधान को समाप्त करने के लिए संसद से सिफारिश करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, बशर्ते कि इससे नए संविधान के तहत अन्य समुदायों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तथापि यदि दलित वर्ग यह निर्णय ले कि अतीत में उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसके लिए उन्हें एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत महामहिम सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों के माध्यम से अस्थायी संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, और यदि श्री गांधी इसके विरोध में भूख से मरना जारी रखते हैं, तो इसके परिणामों की जिम्मेदारी केवल उनकी होगी। गोलमेज सम्मेलन में जिस उत्कृष्ट तरीके से उन्होंने अंबेडकर का व्यवहार किया था, अंबेडकर जैसे व्यक्ति के हाथ मजबूत किए थे, उसके बदले में अंबेडकर के लिए जो कुछ करने की उन्होंने आशा व्यक्त की थी, उसे संरक्षण देने और उन शब्दों का प्रयोग करने के बाद अंग्रेज अब ये कह सकते थे कि यह सिर्फ उच्च जाति के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी और दलित वर्गों के बीच का झगड़ा था। ये भी ध्यान दें कि प्रचार कैसे किया जाना था। मान लीजिए दलित वर्ग सवर्ण हिंदुओं के साथ सहमति से निर्णय लेता है, लेकिन यदि दलित वर्ग यह निर्णय लेता है कि अतीत में उन्हें जिन अक्षमताओं का सामना करना पड़ा है उनके कारण, जबकि सच्चाई ये थी कि सरकार को भेजी गई सभी आंतरिक रिपोर्टें यही कह रही थी कि दलित वर्गों की अपनी कोई राय नहीं है, कि उनकी राय के रूप में जो कुछ भी पारित हुआ वह आधा दर्जन नेताओं की उस समय की राय से ज्यादा कुछ नहीं था, और जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे, ये नेता इस बात पर कटु रूप से विभाजित थे कि इस संबंध में दलित वर्गों के लिए क्या सही था। नोट में प्रांतीय अधिकारियों से इस बात पर जोर देने को कहा गया था कि दलित वर्गों को शेष हिंदू समाज से अलग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदान करेंगे। नोट में अधिकारियों से इस बात पर जोर देने को कहा गया था कि उन्हें केवल उन कठिनाइयों के कारण पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था जिनसे वे गुजरे थे। क्या यही वे अक्षमताएं जिनसे उन्हें अतीत में गुजरना पड़ा था, वह आधार था जिस पर 1906 में अंग्रेजों ने प्रतिनिधिमंडल बनाया था, ताकि मुसलमानों की ओर से वायसराय के समक्ष पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी जा सके? क्या यही कारण था कि सिखों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय लोगों सभी को पृथक निर्वाचक मंडल दिए जा रहे थे? बहरहाल नोट में अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल केवल 20 वर्षों के लिए ही प्रदान किए गए थे, और ये दलित वर्गों के लिए एक आवश्यक सुरक्षा उपाय था। नोट में कहा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके हितों के वास्तविक प्रतिनिधि नई विधानसभाओं में लौटे। नोट में आगे कहा गया, क्योंकि यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि दलित वर्गों को केवल सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दी जाती जिनमें सवर्ण हिंदुओं का प्रभुत्व होता है, तो मौजूदा परिस्थितियों में इस बात की बहुत कम संभावना होगी कि दलित वर्ग के अधिकांश उम्मीदवार केवल सवर्ण हिंदुओं के नामांकित व्यक्ति के अलावा अन्य हों। नोट में उपहासपूर्ण आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा गया, यह निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है कि श्री गांधी जैसे व्यक्ति, जिनके हृदय में निस्संदेह दलितों और उत्पीड़ितों का कल्याण है, उनके संरक्षण के लिए बनाए गए उपायों की शुरुआत को इतने कठोर और असाधारण विरोध का अवसर क्यों बनाते हैं। शायद हमें केवल इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि 14 वर्ष बाद भी जब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया लिखी और प्रकाशित की, तो यही बिंदु थे। वास्तव में यही वे शब्द थे जिनमें उन्होंने अपनी आलोचना व्यक्त की थी, एक अपवाद के साथ। बेशक उन्होंने ब्रिटिश व्यंग्य और गोलमोल बातों का त्याग किया था। इनमें से कोई भी श्री गांधी जैसा व्यक्ति, जिसके दिल में निस्संदेह दलितों और उत्पीड़ितों का कल्याण है, नहीं कह सकता। सिर्फ एक उदाहरण लें तो 1937 के चुनावों के अंबेडकर के विश्लेषण का सार, जिसमें अछूतों ने दलित वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भी अंबेडकर के उम्मीदवारों को हरा दिया था, केवल एक ही आधार पर आधारित है, यानी कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार, हालांकि जन्म से अछूत थे, उच्च जाति के हिंदुओं के प्रतिनिधि और उनके पिट्ठू मात थे। ब्रिटिश नोट में प्रांतीय अधिकारियों से निष्कर्ष में 2 बिंदुओं पर जोर देने को कहा गया था। नोट में कहा गया था कि अछूतों का एक बड़ा वर्ग गांधी के इस विचार को स्वीकार नहीं करता था कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में उच्च जातियों द्वारा उनके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। अब सभ्य समाज में यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि विवादों और मतभेदों को सुलझाने का सबसे न्यायसंगत और बुद्धिमानी भरा तरीका, जब वे उत्पन्न होते हैं, चर्चा, तर्क और तर्क वितर्क के माध्यम से है।
हालांकि इस विशेष मामले में श्री गांधी बल प्रयोग द्वारा उन लोगों को अपनी सोच में ढालने का प्रस्ताव रखते हैं जो उनसे असहमत है। ये बल शारीरिक बल के बजाय नैतिक होगा, इस भेद को कम वैध नहीं बनाता। श्री गांधी की योजना का सार स्पष्ट रूप से उनके दुख में उनके प्रति जन सहानुभूति को बढ़ावा देकर उन लोगों के समूह को अभिभूत करना है जो एक ऐसे मामले पर उनके विचारों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं जो मुख्य रूप से उन्हें प्रभावित करता है, और इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सभ्य आचरण के विपरीत तरीके से दूसरों पर दबाव डालने के बारे में वाक्यों के बीच में ये टिप्पणी फिसल गई कि श्री गांधी स्वयं दलित वर्ग से नहीं बल्कि एक सवर्ण हिंदू है और केवल दलित वर्ग ही यह तय करने का सबसे अच्छा हकदार है कि इस मामले में उनका हित कहाँ है। ये अप्रत्यक्ष प्रचार होना था। केवल दलित वर्ग ही यह तय करने की सबसे अच्छी स्थिति में है कि इस मामले में उनका सर्वोत्तम हित कहाँ है, और गांधी एक उच्च जाति के हिंदू हैं, जबकि जैसा कि हम देख चुके हैं एक के बाद एक राज्यपाल ये रिपोर्ट कर रहे थे कि दलित वर्ग की वास्तव में अपनी कोई राय नहीं है, कि वास्तव में उनमें से अधिकांश को ये भी नहीं पता कि एक पंचायत की घोषणा हो चुकी है और इन विरोधी विचारों पर उनके हित में बहस हो रही है। फिर से याद कीजिए कि अंबेडकर के अपने तर्क और भाषण कितने बारीकी से इन्हीं पंक्तियों का अनुसरण करते थे, लेकिन प्रचार सरकार के सामने आने वाली समस्याओं में से एक था। ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी, अगर गांधी सचमुच अनशन शुरू कर दे तो उनके साथ क्या किया जाए? क्या उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए? लेकिन अगर रिहा होने के बाद भी वे अनशन जारी रखें तो इससे क्या फायदा होगा? और क्या अब आजाद होने के नाते बाकी लोग भी उनसे मिलने के लिए आजाद नहीं हो जाएंगे? क्या भूख से तड़पते गांधी एक प्रकाश स्तंभ नहीं बनेंगे? क्या जिस जगह पर वे भूख से तड़प रहे थे वो इस धार्मिक समूह के लिए तीर्थस्थल नहीं बन जाएगी? और क्या वे अपनी आजादी का इस्तेमाल सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से भड़काने और सरकार द्वारा इतनी बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए सारे कामों को पलटने में नहीं करेंगे? लेकिन अगर वे अनशन शुरू कर दें और अंततः उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या ये कहीं ज्यादा बुरा नहीं होगा अगर वे अपने आश्रम में मरने के बजाय जेल में सरकारी कैदी के रूप में मरें? लेकिन अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता तो सरकार क्या करती अगर हिरासत में बंद दूसरे लोग भी यह बात समझ जाते और बाहर निकलने के लिए उपवास को एक अच्छा तरीका मानकर चलने लगते? राज्यपालों से लेकर वायसराय, राज्य सचिव और प्रधानमंत्री तक तार तेजी से भेजे गए। अंततः सरकार को एक चतुराई भरा रास्ता सूझा। गांधी को उनके आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, आश्रम की घेराबंदी कर दी जाएगी और केवल उन्हीं लोगों तक पहुंच सीमित कर दी जाएगी जिन्हें सरकार अनुमति देगी। लेकिन उस योजना को त्यागना पड़ा। अहमदाबाद स्थित आश्रम की घेराबंदी करना मुश्किल होगा। गांधी को अहमदाबाद ले जाने से रास्ते में भारी भीड़ जमा हो जाएगी। गुजरात में गांधी के प्रति भावना इतनी तीव्र है कि जब ये खबर फैलेगी कि उनकी मृत्यु निकट है या यहाँ तक कि वे डूब रहे हैं तो आने वाले लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। उस योजना को त्याग दिया गया और यह सोचा गया कि उन्हें पूना में ही एक निजी आवास में स्थानांतरित करके इस उपाय के लाभ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। अस्थायी घरों का गुप्त रूप से निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद सरकार ने घोषणा की कि वह यही करेगी। तकनीकी रूप से वह गांधी जी को उपवास की अवधि के लिए रिहा कर देगी। उन्हें एक निजी घर में ले जाकर आत्मदाह करने के लिए कहा जाएगा और लोगों को उनसे मिलने की अनुमति तो होगी, लेकिन सरकार उन तक पहुंच को नियंत्रित करेगी। ये दोनों विकल्पों के बीच एक बहुत ही आशाजनक समझौता माना गया। कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता था कि गांधी जी को लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वह आत्महत्या करने से बचने के लिए कोई उपाय निकालना चाहते थे। अगर उनकी हालत बिगड़ती भी तो यह उनके सहयोगियों की नजरों के सामने होता और कोई भी सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप नहीं लगा पाता। और अगर उनकी मृत्यु होती भी तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में होती, न कि महामहिम की सरकार के कैदी के रूप में। साथ ही उन्हें सविनय अवज्ञा अभियान को फिर से शुरू करने का अवसर नहीं मिलेगा। सभी जगह इस बात का संतोष था कि उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया है। हमेशा की तरह सरकार ने गांधी जी के बिना ही काम चला लिया था। शिमला में वायसराय के निजी सचिव को भेजे एक ही तार से उन्होंने उनकी सावधानी पूर्वक गणनाओं और तैयारियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अनावश्यक परेशानी, अनावश्यक सार्वजनिक व्यय और खुद को अनावश्यक चिंता से बचाने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुझे परेशान न करें, क्योंकि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या किसी अन्य ऐसी शर्त को मानने में असमर्थ हूं जो रिहाई की आशंका से जुड़ी हो। अंग्रेज और अंबेडकर दुविधा में। अधिनियम की घोषणा के तुरंत बाद बम्बई और शिमला की सरकारों ने देखा कि अंबेडकर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जल्द ही वे दुविधा में पड़ गए। दलित वर्गों के अन्य नेताओं, विशेषकर MC राजा ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने घोषणा की कि यह हिंदू समाज को विभाजित करने का एक प्रयास था
और किसी भी स्थिति में आरक्षित सीटों के रूप में दलित वर्गों को जो कुछ दिया जा रहा था वो पहले के प्रस्तावों के तहत अनुशंसित राशि से बहुत कम था। अंबेडकर इस निर्णय का गर्मजोशी से स्वागत नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि वे पहले से ही इसे तैयार करने में शामिल थे। उन्होंने भी पंचाट की आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संपर्क करके एक दो पहलुओं में बदलाव करवाने का अनुरोध किया। खास तौर पर उन्होंने पंचाट में निर्धारित सीमा अर्थात पृथक निर्वाचिका का प्रावधान 20 वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा में ढील देने का आग्रह किया। राज्य सचिव सर सैमुअल होरे, जो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बाधित करने में अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान से पहले से परिचित थे, इस पर सहमति देने के लिए बहुत उत्सुक थे। तदनुसार प्रधानमंत्री द्वारा गांधी जी को भेजे जाने वाले उत्तर के मसौदे में एक नया वाक्य जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री को गांधी जी से कहना था, मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के समाप्त होने पर दलित वर्गों को किसी अन्य प्रकार के चुनावी संरक्षण की आवश्यकता होगी या नहीं, और सरकार की हालिया घोषणा उस स्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगाती जो तब उत्पन्न होगी। 5 सितंबर को गुप्त तार द्वारा वायसराय को नया मसौदा भेजते हुए राज्य सचिव ने वायसराय से कहा, उत्तर उस मसौदे के अनुसार है जिसमें आपने प्रधानमंत्री और अन्य लोगों द्वारा किए गए कुछ मौखिक सुधारों पर सहमति व्यक्त की है। उत्तरार्ध में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या से शुरू होने वाला वाक्य अंबेडकर द्वारा उठाए गए मुद्दों को शामिल करने के लिए पेश किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको कल टेलीग्राफ किया था। वो वायसराय द्वारा प्रस्तावित लाइन के दूसरे पहलू को लेकर भी चिंतित थे। वायसराय ने लंदन को बताया था कि कैसे उनकी सरकार यह साबित कर रही है कि मुद्दा वास्तव में दलित वर्गों और गांधी के बीच का था, न कि ब्रिटिश सरकार और गांधी के बीच का। ऐसा करते रहना नासमझी होगी, होरे ने कहा। 23 अगस्त के आपके तार के पैरा 5 के अंत के संदर्भ में इसलिए स्थानीय अधिकारियों के लिए यह उचित होगा कि वे सांप्रदायिक पंचाट के अनुच्छेद 4 का संदर्भ ले, होरे ने वायसराय से कहा, और यह कहें कि गांधी अब जो मुद्दा उठा रहे हैं वह गांधी और HMG के बीच का नहीं है। वायसराय को अंबेडकर को बचाने से ज्यादा चिंता थी। उन्होंने उसी दिन 6 सितंबर को, जिस दिन राज्य सचिव का तार उनके पास पहुंचा, होरे को कड़े शब्दों में जवाब भेजा। होरे को एक निजी और तत्काल टेलीग्राम के माध्यम से वायसराय ने उन्हें सूचित किया, मैंने 5 सितंबर 2017 के आपके निजी और व्यक्तिगत टेलीग्राम में अंबेडकर को उत्तर देने के लिए दिए गए सुझाव पर अपने सहयोगियों से परामर्श किया है। सांप्रदायिक पंचाट के अनुच्छेद 9 में व्यक्त महामहिम सरकार का आशय हमारे लिए पूरी तरह स्पष्ट है, अर्थात जैसा कि आपके टेलीग्राम के अनुच्छेद 2 में कहा गया है, 20 वर्षों के बाद दलित वर्गों को सामान्य मतदाताओं के अधिकारों से अधिक या भिन्न कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे। दूसरी ओर आपने अपने टेलीग्राम के अनुच्छेद 3 में अंबेडकर को जो उत्तर सुझाया है वो पंचाट की आपकी अपनी व्याख्या से असंगत है। हमें आपको दृढ़ता से सूचित करना होगा कि पंचाट में किसी भी प्रकार का संशोधन या यहाँ तक कि उसे संशोधित करने वाली कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी विनाशकारी परिणाम देगी और असहयोग की धमकियों को जन्म देगी, जो अंबेडकर द्वारा दिए गए सुझावों से कहीं अधिक गंभीर है, जिन्हें हम बहुत कम महत्व देते हैं। हमारा सुझाव है कि अंबेडकर को दिया जाने वाला एकमात्र उत्तर पंचाट की शर्तों का संदर्भ देना है। इसलिए हमारा मानना है कि उत्तर के मसौदे में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने हमारे 27 अगस्त के तार संख्या 595 में दिए गए सुझाव के अलावा कुछ और कहा था। हम प्रधानमंत्री द्वारा गांधी जी को दिए गए उत्तर को शीघ्र जारी करने का पुरजोर आग्रह करते हैं ताकि पूरा पत्राचार कम से कम देरी से प्रकाशित हो सके। 8 तारीख को राज्य सचिव ने वायसराय को सूचित किया कि लंदन में सरकार अंबेडकर की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए उस अंश को शामिल न करने पर सहमत हो गई है, और उन्हें बताया कि गांधी जी को उत्तर अब 8 सितंबर की तारीख से जारी किया जा सकता है। लंदन और भारत के बीच इन सभी चिंताजनक परामर्शों के बाद जारी किए गए पत्र में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कहा कि हिंदुओं की एकता के लिए अधिनियम में दलित वर्गों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट देने का प्रावधान किया गया था, और किसी भी स्थिति में पृथक निर्वाचक मंडल और दोहरा वोट केवल एक अस्थायी उपाय था, क्योंकि वे 20 वर्षों के बाद समाप्त हो जाने वाले थे। उन्होंने पूर्वानुमानित बात की, यानी गांधी जी के निर्णय पर एक तर्क थोप दिया। उन्होंने कहा, जैसा कि मैं आपके दृष्टिकोण को समझता हूँ, आप खुद को भूखा मरने का चरम रास्ता इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि दलित वर्गों को अन्य हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिले, क्योंकि वह पहले से ही उपलब्ध है, न ही हिंदुओं की एकता बनाए रखने के लिए जो भी उपलब्ध है, बल्कि केवल इसलिए कि दलित वर्ग, जो निस्संदेह आज भयानक अक्षमताओं से पीड़ित है, विधानमंडलों में अपनी ओर से बोलने के लिए अपनी पसंद के सीमित संख्या में प्रतिनिधियों को सुरक्षित न कर पाए, जिनका उनके भविष्य पर एक प्रभावशाली प्रभाव होगा। गांधी जी को 9 सितंबर को केबल द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ।
उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने लिखा, मैं आपके स्पष्ट और पूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज टेलीग्राफ किया गया और प्राप्त हुआ। हालांकि मुझे खेद है कि आपने इस प्रस्तावित कदम की ऐसी व्याख्या की है जो मेरे मन में कभी नहीं आए। मैंने उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा किया है जिसके हितों का त्याग करने के लिए आप मुझ पर मृत्यु तक उपवास करने की इच्छा थोपते हैं। मुझे उम्मीद थी कि यह चरम कदम ही ऐसी किसी भी स्वार्थी व्याख्या को प्रभावी ढंग से रोक देगा। गांधी जी ने आगे कहा, बिना किसी तर्क के मैं यह मानता हूं कि मेरे लिए यह मामला विशुद्ध धार्मिक है। दलित वर्गों के पास दोहरे वोट होने मात्र से उन्हें या सामान्यतः हिंदू समाज को विघटन से नहीं बचाया जा सकता। दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना में मुझे एक जहर का इंजेक्शन लगता है जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म को नष्ट करना और दलित वर्गों का कोई भला नहीं करना है। कृपया मुझे ये कहने की अनुमति दे, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कहा, जो इन वर्गों की स्थिति को लेकर अचानक चिंतित हो गए थे, कि आप चाहे कितने भी सहानुभूतिपूर्ण क्यों न हो, आप संबंधित पक्षों के लिए इतने महत्वपूर्ण और धार्मिक महत्व के मामले पर सही निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने आगे कहा, ये बात उस समय और बाद में अंबेडकर द्वारा गांधी जी के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। मैं दलित वर्गों के अत्यधिक प्रतिनिधित्व के भी विरुद्ध नहीं हूँ। मैं उनके हिंदू धर्म से सीमित रूप में ही सही वैधानिक अलगाव के विरुद्ध हूँ, जब तक कि वे उसमें शामिल होना चाहें। गांधी जी ने प्रधानमंत्री से पूछा, क्या आपको यह एहसास नहीं है कि यदि आपका निर्णय कायम रहता है और संविधान अस्तित्व में आता है, तो आप उन हिंदू सुधारकों के अद्भुत कार्य के विकास को रोक देंगे जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपने दमित भाइयों के उत्थान के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। इसलिए मैं अनिच्छा से आपको बताए गए निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हूँ, गांधी जी ने कहा। प्रधानमंत्री के पत्र में निहित आक्षेप को ध्यान में रखते हुए और अपनी सामान्य तीक्ष्णता के साथ उस दुष्प्रचार का अनुमान लगाते हुए जो अंग्रेज और उनके महारथी फैला रहे थे, गांधी जी ने रैमसे मैकडॉनल्ड से ये कहते हुए अपना पत्र समाप्त किया, चूंकि आपके पत्र से गलतफहमी पैदा हो सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके निर्णय के अन्य भागों से दलित वर्ग के प्रश्न को विशेष उपचार हेतु अलग रखने का यह अर्थ कतई नहीं है कि मैं निर्णय के अन्य भागों से सहमत हूँ या उनसे सहमत हूँ। मेरी राय में कई अन्य भागों पर बहुत गंभीर आपत्तियां हैं। केवल मैं उन्हें दलित वर्ग के मामले में मेरे विवेक द्वारा प्रेरित आत्मदाह का आह्वान करने का कोई आधार नहीं मानता। MC राजा की प्रतिक्रिया। अंबेडकर के अलावा अन्य दलित वर्ग के नेताओं ने पंचाट की और भी तीखी निंदा शुरू कर दी। 13 सितंबर को केंद्रीय विधानसभा में बोलते हुए MC राजा ने घोषणा की, भारत के इतिहास में दलित वर्ग का मुद्दा आज जितना महत्वपूर्ण हो गया है उतना पहले कभी नहीं रहा, और इसके लिए हम दलित वर्ग के लोग महात्मा गांधी के सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने दुनिया को ऐसे शब्दों में जिन्हें गलत नहीं समझा जा सकता बताया है कि हमारा पुनरुत्थान उनके जीवन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने सभा को बताया कि ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच हुए पत्राचार से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार को पर्याप्त चेतावनी मिल चुकी थी, फिर भी वे डटे रहे। परिणामस्वरूप दलित वर्ग, जिनके नाम पर अंग्रेजों ने अपने पुरस्कार की घोषणा की थी, सबसे बुरी स्थिति में आ गए, और उन्होंने उस युक्ति की कड़ी निंदा की जिसके द्वारा घोषणा में भविष्य के लिए शरारत की गई थी। उन्होंने कहा, ब्रिटिश सरकार ने अपना सांप्रदायिक निर्णय दे दिया है। वे घोषणा करते हैं कि ये दलित वर्गों के संबंध में 20 वर्षों तक लागू रहेगा, जब तक कि संविधान बनने से पहले या संविधान के लागू होने के 10 वर्ष बाद सर्वसम्मति से अनुरोध न किया जाए। उन्होंने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि सर्वसम्मति से अनुरोध का क्या अर्थ है? क्या किसी देश के राजनीतिक इतिहास में किसी भी मुद्दे पर इतनी शाब्दिक सर्वसम्मति कभी हासिल हुई है? क्या ब्रिटिश सरकार को यकीन है कि अंग्रेज भारत को और जिम्मेदारी देने में एकमत है? क्या राष्ट्रीय सरकार को भी यकीन है कि रूढ़िवादी समग्र रूप से उसकी भारतीय नीति का समर्थन करते हैं? इस प्रकार सर्वसम्मति की यह स्थिति हमें हमेशा विभाजित रखने का एक छल है। मेरा दावा है कि मेरा देश पहले से ही साझा निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में है, और मैं अपनी बात कुछ उदाहरणों से साबित करूंगा। और उन्होंने किसका हवाला दिया? स्वयं अंबेडकर का। साइमन कमीशन के समक्ष उनके साक्ष्य। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उनके वक्तव्य, जिसमें अंबेडकर ने स्वयं दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की थी। और राव बहादुर श्रीनिवासन के वक्तव्य। राजा ने सभा को बताया, सांप्रदायिक पंचायत दलित वर्गों को देश के शासन से अलग कर देगा। उन्होंने कहा, हमें अपनी राय व्यक्त करने के लिए कुछ सीटें नहीं चाहिए, बल्कि हम अपने देश के शासन में हिस्सेदारी चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने इस मामले को रखा, हमारा ये रुख था कि जिस सरकार की योजना में भारतीय शासन करेंगे, उसके तहत हमारी सुरक्षा अपनी राय व्यक्त करने के लिए चैनल खोजने में नहीं, बल्कि देश के शासन में अपना उचित हिस्सा लेने में निहित है।
वास्तव में यह महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र पर मेरा मुख्य हमला है। वो हमें बताते हैं कि उन्होंने हमें 20 वर्षों के लिए पृथक निर्वाचिका दी है ताकि हम सरकार और तत्कालीन विधायिका के समक्ष अपने विचार रखने के लिए न्यूनतम सीटें प्राप्त कर सके। मेरा तर्क है कि यह विशेषाधिकार हमें मोंटफोर्ट सुधारों के तहत पहले ही मिल चुका है, जिसके कारण हम कई स्थानीय निकायों और प्रांतीय तथा केंद्रीय दोनों विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। हम उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से संगठित हैं और हमें किसी विशेष दलील या विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में अपने उत्थान के लिए हमें जिस वास्तविक उपाय की आवश्यकता है वह है सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों को चुनने और उनके कार्यों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराने की निश्चित शक्ति। मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोहरों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचक मंडल की योजना को अव्यावहारिक क्यों कहते हैं। यह मद्रास और कुछ अन्य प्रांतों के स्थानीय निकायों में पहले से ही लागू है और बहुत संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। महोदय, मेरा तर्क है कि सांप्रदायिक निर्णय में प्रतिपादित योजना में हमारा अलगाव शामिल है और यह हमें राजनीतिक रूप से अछूत बनाती है। मैं प्रधानमंत्री के इस तर्क पर आश्चर्यचकित हूँ कि कोई अलगाव नहीं है, क्योंकि हम सवर्ण हिंदुओं को वोट दे सकते हैं जिन्हें हमारे वोट मांगने होंगे। लेकिन महोदय, जब दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को उच्च जातियों के वोट नहीं मांगने हैं, तो हम नागरिकता का एक सामान्य आदर्श कैसे स्थापित कर सकते हैं? उन्होंने सरकार के इस अचानक विरोध को खारिज कर दिया कि वे दलित वर्गों को पृथक निर्वाचिका दे रहे हैं, क्योंकि जब तक उन्हें सामान्य हिंदुओं के साथ मिला दिया जाएगा तब तक दलित वर्ग अपने सच्चे प्रतिनिधि नहीं चुन पाएगा। राजा ने टिप्पणी की, महोदय, एक और दुखद विवाद है। जब हम भारत सरकार द्वारा अन्य अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली आधिकारिक सेवाओं में कुछ हिस्सेदारी के लिए सरकार से विशेष संरक्षण का दावा करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि हम हिंदू हैं और हमारा कोई विशेष दावा नहीं है। और जब हम घोषणा करते हैं कि विधायी प्रतिनिधित्व के मामले में हम हिंदुओं की आम सभा में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि हम एक अलग समुदाय हैं। मेरे समुदाय ने सवर्ण हिंदुओं के हाथों जो कष्ट सहे हैं, उन्हें स्वयं सवर्ण हिंदुओं ने स्वीकार किया है, और मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि उनके बीच बड़ी संख्या में सुधारक हैं जो हमारी स्थिति और स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सवर्ण हिंदुओं के हृदय और दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। हम दलित वर्ग स्वयं को किसी भी जाति की तरह सच्चे हिंदू मानते हैं, हिंदू हो सकते हैं, और हमें लगता है कि हिंदुओं की नैतिक अंतरात्मा इस हद तक जागृत हो गई है कि हमारा उद्धार हिंदू समाज के मुख्य वर्ग के भीतर बदलाव लाने में है, न कि खुद को उनसे अलग करने में। सरकार द्वारा अपनाया गया रास्ता निश्चित रूप से इस अत्यंत प्रशंसनीय आंदोलन की प्रगति को रोक देगा। उन्होंने सीधे उस तर्क की ओर रुख किया जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया था। राजा ने घोषणा की, मुझे कहना होगा, महोदय, कि प्रधानमंत्री के पत्र की पूरी अवधारणा और अभिव्यक्ति ने मुझे निराश किया है। उदाहरण के लिए, उनका तर्क है कि संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत सीटों का आरक्षण हमारे लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री जानते हैं कि 7 चुने हुए अंग्रेजों से मिलकर बने साइमन कमीशन ने मौके पर ही गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि ऐसी व्यवस्था हमारे लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व पैदा करेगी? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई आशंका का समाधान महात्मा गांधी ने किया है, जिन्होंने कहा है कि वे दलित वर्ग के प्रत्येक वयस्क सदस्य को मतदाता के रूप में नामांकित करने और सवर्ण हिंदुओं पर कठोर परीक्षण लागू करने के लिए तैयार है। राजा ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रधानमंत्री इस समाधान पर विचार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? राजा ने सरकार को याद दिलाते हुए अपनी बात समाप्त की कि हालांकि उनके द्वारा निर्धारित पृथक निर्वाचक मंडल का उद्देश्य केवल दलित वर्गों को न्यूनतम संख्या में सीटें देना था, लेकिन गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था कि उन्हें जनसंख्या में उनके हिस्से से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। और वैसे भी राजा द्वारा हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे के साथ किए गए समझौते के तहत ये पहले ही तय हो चुका था कि संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत दलित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिलेंगी। सरकार अपने पंचायत द्वारा इन वर्गों को जो प्रदान कर रही है, उसमें ऐसी क्या खास बात है? उन्होंने चेतावनी दी, आज हमारे सामने जो संकट है वो बहुत गंभीर है। हमारे समय के सबसे महान भारतीय का जीवन अधर में लटका है और इस देश के लाखों दलित लोगों का भविष्य भी अधर में लटका है। क्या सरकार एक की हत्या और दूसरे को स्थायी दास्ता में धकेलने की जिम्मेदारी लेगी? मुझे इन राजनीतिक हथकंडों की परवाह नहीं है। गांधी जी के अनुरोध पर उनके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बीच हुए पत्राचार को प्रेस को जारी कर दिया गया। ये जानकर देश स्तब्ध रह गया कि गांधी जी ने इस मुद्दे पर आमरण अनशन करने का फैसला किया है। हालांकि अंबेडकर नहीं। 14 सितंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे इन राजनीतिक चालों की परवाह नहीं है, वे अवज्ञा थे।
वे क्रूरता के साक्षात प्रतिरूप थे। उन्होंने कहा, श्री गांधी की यह धमकी कि वे खुद को भूखा मार ले, कोई नैतिक लड़ाई नहीं बल्कि केवल एक राजनीतिक चाल है। मैं समझ सकता हूं कि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ईमानदारी का श्रेय देकर उसके साथ बराबरी की शर्तों पर समझौता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इन तरीकों से कभी विचलित नहीं होऊंगा। मेरा फैसला कायम है, उन्होंने अखबार के प्रतिनिधि से कहा। अगर श्री गांधी हिंदू समुदाय के हितों के लिए अपनी जान की बाजी लगाना चाहते हैं, तो दलित वर्ग को भी अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संवाददाता ने अंबेडकर का ध्यान इस ओर दिलाया कि अछूतों के दूसरे नेता एमसी राजा ने दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचिका के सिद्धांत का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया जाए तो स्थिति को बचाया जा सकता है। अखबार ने बताया, डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि वो इससे सहमत नहीं होंगे। अखबार के इसी अंक में शिमला से एमसी राजा का बयान छपा था। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग जो गोलमेज सम्मेलन में घटी घटनाओं से निराश थे और जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत के बाद महसूस किया था कि हमारा मुद्दा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हम जिन्हें सवर्ण हिंदुओं ने सामाजिक रूप से अछूत बना दिया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक रूप से अछूत होने की निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गांधी जी के भूख से मरने के फैसले ने इस मुद्दे को एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। उन्होंने दोहराया कि इसका समाधान दलित वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में निहित है। उन्होंने बताया कि गांधी जी के पत्रों से पता चलता है कि वे ऐसी व्यवस्था के लिए तैयार थे। राजा ने अंबेडकर का स्पष्ट संदर्भ देते हुए बताया कि जब ये समाधान पहले प्रस्तावित किया गया था, तब इसके खिलाफ कोई शोर शराबा नहीं हुआ था। राजा ने घोषणा की कि यह अपवित्र अल्पसंख्यक समझौता था, एक ऐसा समझौता जिस पर अंबेडकर ने गांधी जी और उनके आग्रह के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे, जिसने सब कुछ विषाक्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी को गांधी जी का आभारी होना चाहिए और सभी लोग प्रार्थना करेंगे और उस समाधान को खोजने में योगदान देंगे जिससे गांधी जी का जीवन बच सके। मैं एक चेतावनी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने अंबेडकर का और भी स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि जो लोग शरारती भूमिका निभा सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि वे हमारे समय के सबसे महान भारतीय और गरीबों व दलित वर्गों के सबसे बड़े हितैषी के जीवन के साथ खेल रहे होंगे। राजा ने अगले दिन देश भर के दलित वर्गों के नेताओं को भेजे गए टेलीग्राम में इन बातों को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त निर्वाचन मंडल के माध्यम से दलित वर्गों के लिए सर्वोत्तम शर्तें सुनिश्चित करना ही सबसे जरूरी है। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि एक बात तो माननी ही होगी, वो ये कि गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं में चेतना जगाई है और दलित वर्गों के उत्थान के आंदोलन को सबसे ज्यादा गति दी है। इसलिए ये दलित वर्गों पर निर्भर है कि वे ऐसे हितैषी को मरने न दें या कम से कम ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर न आने दें। 14 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने अंबेडकर का फिर से साक्षात्कार लिया। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त निर्वाचन मंडल में दलित वर्गों के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें आरक्षित कर दी जाएं, तब भी वे संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने अखबार से कहा, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा क्योंकि मैं गुणवत्ता के साथ साथ संख्या भी चाहता हूं। यही वो बात थी जिस पर अंग्रेजों ने अपने प्रांतीय अधिकारियों से जोर देने को कहा था, यानी संयुक्त निर्वाचन मंडल के जरिए दलित वर्ग के जितने भी उम्मीदवार चुने जाएंगे, वे सिर्फ सवर्ण हिंदुओं के नामांकित और पिट्ठू ही होंगे। अंबेडकर ने इस आधार पर अपना कोई भी प्रस्ताव रखने से इनकार कर दिया कि प्रस्ताव गांधी जी को ही रखना है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने लंदन में उनके सामने जो प्रस्ताव रखे थे, वे पूरी तरह से बेतुके और बचकाने थे और कोई भी उन पर विचार नहीं कर सकता था। तब तक हर कोई एक सम्मेलन का प्रस्ताव रख रहा था जहां सभी पक्षों के नेता मिल सके और विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर सके। अंबेडकर ने घोषणा की कि ऐसे सम्मेलन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के विचार सर्वविदित हैं। उन्हें सम्मेलन बुलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। अंबेडकर ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं उस सम्मेलन में भाग लूंगा या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि श्री गांधी के प्रस्ताव क्या है। अन्य दलित वर्ग के नेता अंबेडकर के रवैये से नाराज थे और कई लोग बोल पड़े। एक ने घोषणा की कि उनके विचारों को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। महात्मा गांधी से ज्यादा किसी ने हमें ऊपर उठाने में मदद नहीं की है। दूसरों ने कहा, उनकी जान हर कीमत पर बचाई जानी चाहिए। वही है जो सवर्ण हिंदुओं को अपना रवैया बदलने के लिए मना सकते हैं और मनाएंगे। कुछ और लोगों ने कहा, इस मौके का फायदा उठाएं और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में अपने लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। अहमदाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने 15 सितंबर को रिपोर्ट किया, श्री गांधी के आमरण अनशन के संकल्प की खबर ने स्थानीय दलित वर्गों में हलचल मचा दी है।
जिन पर श्री गांधी पिछले 15 वर्षों से उनके मुद्दों की वकालत करके और मिल मजदूरों के लिए एक मजदूर संघ की स्थापना करके मजबूत पकड़ रखते हैं, जिनमें से अधिकांश दलित वर्गों से है। बड़ी संख्या में लोग संघ में शामिल हो गए हैं। कुछ प्रमुख नेताओं ने कल रात बैठक की और एक प्रतिनिधिमंडल बंबई भेजा ताकि डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात की जा सके और उनसे अनुरोध किया जा सके कि वे श्री गांधी के साथ समझौता कर लें ताकि वे अपना उपवास का निर्णय छोड़ दें। उन्होंने श्री A.V. ठक्कर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ प्रभाव था, को इसी उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर का साक्षात्कार करने के लिए बंबई जाने का आदेश दिया गया। उसी दिन कलकत्ता में दलित वर्गों के 11 विभिन्न संगठनों की एक बैठक हुई। इसमें दलित वर्गों को पृथक निर्वाचिका देने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए ये कहा गया कि इससे दलित वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन वर्गों का शेष हिंदू समाज से वैधानिक पृथक्करण हो जाएगा। इससे एक और हिंदू समाज में विघटन होगा और दूसरी ओर दलित वर्गों पर थोपे गए अपमानों को और बढ़ावा मिलेगा। इसमें गांधी जी से अपील की गई कि वे उपवास करने का अपना निर्णय त्याग दें या कम से कम स्थगित कर दें और ब्रिटिश सरकार से पंचाट के इस प्रावधान को वापस लेने और मामले को पूरी तरह से प्रभावित वर्गों पर छोड़ देने का आग्रह किया गया ताकि वे आपस में ही निपटा लें। संयुक्त निर्वाचिका के तहत सीटों की संख्या अधिकतम करने के लिए जो तर्क वे प्रस्तुत कर रहे थे, उनके एक भाग के रूप में 16 सितंबर को राजा ने शिमला से आंकड़े जारी किए, जहां वो अभी भी थे। इनसे पता चला कि वास्तव में पृथक निर्वाचिका देने के बदले सरकार के पंचाट ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को बहुत कम कर दिया था। राजा ने बताया कि अगर भारतीय केंद्रीय समिति की शर्तों के अनुसार चलें, तो प्रांतीय विधानसभाओं की कुल 1436 सीटों में से दलित वर्गों को 90 सीटें मिलनी चाहिए थी। अगर साइमन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार चलें, तो उन्हें 177 सीटें मिलनी चाहिए थी। अगर अल्पसंख्यक समझौते की शर्तों के अनुसार चलें, जिस पर गोलमेज सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और जिस पर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, तो उन्हें 237 सीटें मिलनी चाहिए थी। इन संख्याओं के विपरीत दलित वर्गों को सांप्रदायिक पंचाट में केवल 71 सीटों के साथ टाल दिया गया था। यह एक ऐसी आलोचना थी जो दिल को छू गई। अंबेडकर जैसे व्यक्ति, यानी जो दलित वर्गों के हितों की बात करने का इतना जोरदार दावा कर रहे थे, यह नहीं समझा सके कि एक ऐसे पंचाट की सराहना कैसे की जाए जिसने दलित वर्गों को इतना कम दिया। वो यह नहीं समझा सके कि ये तथ्य वर्गों को बहुत कम सीटों के लिए अलग निर्वाचिकाएं दी गई थी। वे यह नहीं समझा सके कि ये वर्ग उस सरकार पर कैसे भरोसा करें जिसने उनसे इस हद तक सीटें छीन ली थी, लेकिन गांधी जी जैसे व्यक्ति पर इतना अविश्वास करें कि उन्हें भूखों मरते देखने को तैयार हो। सरकार ने गांधी जी का बयान रोक लिया। 16 सितंबर को गांधी जी ने जेल से बंबई सरकार को एक और बयान भेजा जिसमें अनुरोध किया गया कि इसे प्रेस को जारी किया जाए। उन्होंने उन कारणों को दोहराया जिनके कारण उन्होंने आमरण अनशन का फैसला किया था। उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि उनका असली निशाना अस्पृश्यता ही है और अलग निर्वाचिकाओं को हटाना इस लक्ष्य की ओर पहला कदम होगा। गांधी जी ने बयान में कहा, सबसे बढ़कर इस अनशन का उद्देश्य हिंदू विवेक को सही धार्मिक कर्म के लिए प्रेरित करना है। प्रस्तावित उपवास केवल भावनाओं का आह्वान नहीं है। इस उपवास के द्वारा मैं अपना पूरा भार, जैसा भी है, शुद्ध और स्पष्ट न्याय के तराजू पर डालना चाहता हूँ। इसलिए मेरी जान बचाने के लिए किसी भी तरह की अनावश्यक जल्दबाजी या बेचैनी की जरूरत नहीं है। पृथक निर्वाचिका तो बस आखिरी सहारा है। उन्होंने आगे कहा, सवर्ण हिंदू नेताओं और प्रतिद्वंद्वी दलित वर्ग के नेताओं के बीच कोई भी समझौता इस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। समझौते को वैध होने के लिए वास्तविक होना जरूरी है। अगर हिंदू जनमानस अभी भी अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा बलिदान कर देना चाहिए। कोई भी समझौता जो हिंदू धर्म के भीतर दलित वर्गों को पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करता, प्रस्तावित अलगाव का पर्याप्त विकल्प नहीं हो सकता, उन्होंने स्पष्ट किया। विश्वासघात केवल मेरे लिए और आगे से मेरे साथ विचार करने वालों के लिए आत्मदाह के दिन को टाल सकता है। जिम्मेदार हिंदुओं के सामने समस्या यह है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या दलित वर्गों के सामाजिक, नागरिक या राजनीतिक उत्पीड़न की स्थिति में वे सतत उपवास के रूप में सत्याग्रह का सामना करने के लिए तैयार है, मेरे जैसे एक सुधारक द्वारा नहीं, बल्कि सुधारकों की एक बढ़ती हुई सेना द्वारा, जिनके बारे में मेरा मानना है कि वे आज भारत में मौजूद हैं और जो इन वर्गों की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करेंगे और इसके माध्यम से हिंदू धर्म को सदियों पुराने अंधविश्वास से मुक्त करेंगे। उन्होंने अब भी यही कहा कि यही उनका मुख्य लक्ष्य था, जैसा कि वे शुरू से कहते आ रहे थे। जैसे ही पृथक निर्वाचिका समाप्त की जाएगी, उपवास को भी निश्चित रूप से वापस लेना होगा।
उन्होंने सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के नेताओं के लिए फिर से कोई ऐसा समाधान निकालने का रास्ता खुला छोड़ दिया जिसमें दलित वर्गों को शेष हिंदू समाज से अलग करने की कोई विशेष बात न हो। गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला, चूंकि मेरे उपवास के उद्देश्य को लेकर कुछ गलतफहमी प्रतीत होती है, इसलिए मैं दोहरा सकता हूं कि इसका उद्देश्य दलित वर्गों के लिए किसी भी रूप में एक वैधानिक पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करना है। जैसे ही यह खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, मेरा उपवास समाप्त हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सीटों के आरक्षण के बारे में और इस पूरे प्रश्न से निपटने के सबसे उचित तरीके के बारे में भी मेरे दृढ़ विचार है, लेकिन मैं एक कैदी के रूप में अपने प्रस्ताव रखने के लिए खुद को अयोग्य मानता हूँ। हालांकि मुझे संयुक्त निर्वाचक मंडल के आधार पर सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के जिम्मेदार नेताओं के बीच हुए एक समझौते का पालन करना चाहिए, जिसे सभी हिंदुओं की सामूहिक सभाओं द्वारा स्वीकार किया गया हो। क्या इसमें कोई अस्पष्टता हो सकती है?